हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑप्टिक्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है। तो व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बीटा बराबर डी लेम्डा बटे में स्मॉल डी होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई एफओ प्लस एफई के बराबर होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो डियर स्टूडेंट, खगोलीय दूरदर्शी में जो वस्तु लेंस का फोकस दूरी होता है वह नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता माइनस एफ ओ बटे में एफ ई होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 प्लस डी बटा एफ के बराबर होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। तो हीरा के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री लगभग होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। तो कांच के लिए क्रांति कोण लगभग 42 डिग्री के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति P बराबर P1 प्लस P2 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि यदि ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 हो और जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो यहाँ पे ग्लास का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है जल के सापेक्ष। तो जिसका भी अपवर्तनांक निकालना हो उसको आपको ऊपर लेके चला जाना है और जिसे तुलना करना है उसको नीचे लाना है। तो आप इसको लिखेंगे म्यू जी बटे में म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो म्यू जी का मान आपके पास है 3/2। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है म्यू डब्ल्यू का मान 4/3। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर जाकर जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 3/4। और जब इसको सॉल्व करते हैं फाइनली तो आपका ऊपर 9 मिलेगा, नीचे 8 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण वर्ण विक्षेपण होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, 1 म्यू 2 के बराबर होता है। तो 1 म्यू 2 जो होता है वो म्यू 2 बटे म्यू 1 के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है,
हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो चूँकि मैंने अभी बताया कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसका वैल्यू 2.42 के लगभग होता है, सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो यदि अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र, तो वह गोलाकार होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए और अगले प्रश्न इस प्रकार है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक व उल्टा बनता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति ध्रुवन की पुष्टि करता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यक्तिकरण होता है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है ब्रूस्टर का नियम है। तो ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1 मिनट होती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाश किरण को तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं। तो प्रकाश किरण को तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार में किया गया लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष करना हो तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता होती है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता घटती है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रकाशीय पथ बराबर होता है। तो प्रकाशीय पथ अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के बराबर होता है। अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के बराबर होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। आप ध्यान देंगे हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर c बटे में भी होता है, जहाँ c है निर्वात में प्रकाश की चाल है और भी है माध्यम में प्रकाश का चाल। तो यहाँ पे हम लोगों को कांच में प्रकाश का चाल ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि वो माध्यम में प्रकाश का चाल या वेग ज्ञात करना है। तो चलिए इसको वैल्यू को पुट करते हैं, यानी हम लोग को यहाँ से भी निकालना है। तो यदि अगर हम फॉर्मूला को चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं v बराबर c बटे में म्यू।
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सी है और हमारे पास जो कांच का अपवर्तनांक म्यू का मान 3/2 दिया है। यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं और 2 को ऊपर लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा 2c/3। यानी अगर ऑप्शन को हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो डियर स्टूडेंट हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है और यहाँ पे हमें P का मान डायऑप्टर में दे चुका है तो हम लोगों को फोकस दूरी निकालना है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं F बराबर 1/P और इसके वैल्यू को यदि हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से 1 में तो यहाँ 0.0 लगाएंगे तो यहाँ पे 8 होगा, कट के आएगा 2, 0 से 0 आएगा, कट के 5 आएगा। यानी जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25। चूँकि ये डायऑप्टर में है तो एक डायऑप्टर मीटर में लगभग होता है तो सो हम इसको मीटर में आंसर इसका लिखेंगे। तो सो इसका अगर ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। तो डियर स्टूडेंट जब भी प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता होती है। तो डियर स्टूडेंट यदि माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का विचलन कोण μ-1 इंटू ए होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -V0/U0 इंटू 1+D/एफ ही होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायऑप्टर में होती है। तो डियर स्टूडेंट हमें पता है कि P बराबर 1/f होता है। चूंकि हमें लेंस की क्षमता P ही निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1/20 पुट करेंगे। चूंकि हम देख रहे हैं सेंटीमीटर में है और इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा यानी हमारा आंसर आएगा 5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला चमकता हुआ नजर आता है इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है। तो रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर फाई बराबर 2n पाई होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है। तो रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए पथांतर n इंटू लेमडा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टे में म्यू वाई माइनस 1 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए
अगला प्रश्न है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे में 2 साइन ए बटे 2 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डियर स्टूडेंट, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।